रिजवाना शेख है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 20 कंटिन्यू करती हूँ। बेंजामिन के उच्च विचार सदा लोगों में जागृत की भावना पैदा करते थे। एक समय ऐसा आया कि जब पेंसिल्वेनिया में गजट पूरे देश में पहले नंबर का समाचार पत्र बन गया था। गरीब रिचर्ड कैलेंडर भी प्रत्येक वर्ष नए नए विचारों और प्रयोगों के साथ प्रकाशित होता रहा, जिससे विदेशों से भी इसकी मांग आने लगी। साथ ही साथ बेंजामिन सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त हो गए। उन्हें जगह जगह व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता। सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कई मामलों में उनकी राय ली जाती। सन 1740 से सन 1748 के दौरान समस्त यूरोप युद्ध की आग में झुलस रहा था। बोस्टन में रह रहे उनके माता पिता भी बहुत मुसीबत में थे। उन्होंने वह समय बहुत कठिनाई से व्यतीत किया। अधिक आयु के हो जाने के कारण उनके शरीर में जर्जरता आ गई थी। वे ठीक से चलने में भी लाचार हो गए थे। उन्हें समय समय पर कोई न कोई रोग लगा रहता। बेंजामिन उसे लगातार पत्र व्यवहार करते रहते थे, लेकिन बेंजामिन के पिता जोसाया अधिक दिनों तक जीवित न रह सके और 16 जनवरी सन 1745 में उनका देहांत हो गया। युद्ध की तैयारी। सन 1746 में बेंजामिन बोस्टन गए, जहां जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बोस्टन शहर में लोग स्वयं को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। बोस्टन के ऐसे माहौल ने उन्हें फिलाडेल्फिया की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के बादल तो वैसे भी मंडराए हुए थे, कभी भी इस ओर से असुरक्षा का भय उत्पन्न हो सकता था। अतः उन्होंने बोस्टन से वापस आकर विभिन्न समुदायों, सरकारी उच्च अधिकारियों के साथ इस मामले में विचार विमर्श किया, किंतु राज्य सरकार की ओर से उन्हें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने शहर भर के निवासियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने युद्ध तथा इसके परिणामों के बारे में एक विस्तृत पुस्तिका छापकर समस्त शहर में बंटवाई, जिसमें युद्ध तथा उससे होने वाले भयंकर परिणामों की विस्तार से चर्चा की गई थी। इसके साथ ही बेंजामिन ने इसी संदर्भ में अनेक स्थानों पर जाकर भाषण भी दिए। लोगों ने उनका साथ दिया और इस प्रकार एक बहुत बड़ी फौज बनाई गई, जिसके सहयोग से शहर की सुरक्षा का विचार किया गया। उस समय फिलाडेल्फिया में कई संगठनों से नौजवान देश रक्षा के लिए सामने आते और सेना में भर्ती हो जाया करते थे, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से एकत्रित करने में बहुत कठिनाई होती थी। किंकर पथ के सदस्य हथियारों से घृणा करते थे। वे बिना लड़े ही जीत का आनंद लेना चाहते थे। दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोग भी सेना में भर्ती होने से कतराते थे। अतः ऐसे समय में बेंजामिन द्वारा एक ऐसे लेख की रचना की गई, जिसमें उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से एकजुट होने की अपील की। उनका कहना था कि हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह निर्बल नहीं है। इस समय मैं किस धर्म से संबंध रखता हूँ, यह सोचने से बेहतर है कि आप यह सोचें कि आप केवल पेंसिल्वेनिया के निवासी हैं। पक्षपात जैसे विचारों को छोड़ें और देश की सेवा करें। अपने लोगों को बचाएं और एक ऐसी मौत मरें जिस पर सभी गर्व कर सके। ईश्वर हम सबके साथ है। बेंजामिन के विचारों का लोगों पर बहुत सकारात्मक रूप से असर हो रहा था, क्योंकि उनके विचार होश और जोश में किए हुए थे। इस प्रकार के विचारों से हजारों की संख्या में लोग देश सेवा के लिए आगे आए और उन्होंने आक्रमणकारियों के विरुद्ध हथियार उठाने का संकल्प किया। समस्त फिलाडेल्फिया में युद्ध के सिवाय कोई और चर्चा का विषय न था।
नवंबर महीने में एक ऐसी भयंकर घटना हुई जिसमें पता चला कि नॉर्थहैम्पटन की ओर से आक्रमणकारियों ने हमला करके बहुत से लोगों को जान से मार डाला और उनके घरों में भी आग लगा दी। इस खबर को सुनते ही गवर्नर मॉरिस ने बेंजामिन से प्रार्थना की कि वे स्वयं एक सेनापति बनकर सेना लेकर वहां जाएं और लोगों की मदद करें। बेंजामिन ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और लगभग 500 स्वयं सेवकों के साथ हथियार लेकर वहां पहुंच गए। इस दौरान उनका पुत्र विलियम भी उनके साथ था। दिसंबर माह में वे अपनी सेना सहित वहां के लिए रवाना हो गए। हालांकि रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वे कोई प्रशिक्षित सेना से संबंध नहीं रखते थे। बेथलेहम पहुंचकर उन्हें पता चला कि कैंकरपथ के सदस्य भी बचाव की तैयारी में जुटे हुए थे। बेंजामिन को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। लोगों ने अपने घरों में बहुत अधिक संख्या में पत्थरों को हथियार के रूप में जमा कर रखा था। अनेक कठिनाइयां सहने के पश्चात वे जर्मन सीमा के समीप पहुंचे और वहां उन्होंने एक किले का निर्माण किया। इस किले को फोर्ट एलन का नाम दिया गया। समस्त इलाका बेंजामिन की सेना की सुरक्षा के दायरे में आ चुका और वहां दुश्मन से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए थे। बेंजामिन ने थोड़े थोड़े सैनिकों के साथ गांवों का दौरा करना आरंभ किया, क्योंकि वे ऐसे में स्थानीय लोगों के मन से भय निकालना आवश्यक था। रात के समय पहरेदारी करने में भी बहुत मुश्किलें होती थीं। सर्दी के कारण उन्होंने जमीन से 3 फीट गहरे गड्ढे खुदवाकर उनके अंदर आग जलाने का प्रबंध किया, ताकि दूर से जलती हुई आग को कोई देख न सके। इस प्रकार वहां निगरानी का कार्य बेंजामिन की देखरेख में चलता रहा। कुछ दिनों पश्चात फिलाडेल्फिया में राज्यसभा का अधिवेशन होने जा रहा था। गवर्नर मॉरिस चाहते थे कि बेंजामिन वापस आ जाएं और अधिवेशन में भाग लें। लगभग 2 महीने तक वहां रहने के पश्चात वहां के हालात कुछ ठीक हो गए तो बेंजामिन को वापस बुला लिया गया। अतः वे 10 फरवरी सन 1746 को फिलाडेल्फिया वापस आ गए। उनके कुशलतापूर्वक वापस आने पर समस्त नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और उनका खूब सत्कार किया। मॉरिस चाहते थे कि बेंजामिन एक बार पुनः सेनापति बन कर फोर्ट ड्यूकेन जाकर वहां का मोर्चा संभालें, लेकिन बेंजामिन इतने बड़े पद को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। किंतु 1200 लोगों की टुकड़ी ने उन्हें एक कर्नल की भांति बेहद पसंद किया था। अतः वे भी चाहते थे कि बेंजामिन इस पद को खुशी खुशी स्वीकार करें। अतः उन्हें इन सब के आगे झुकना पड़ा और सेनापति के पद को पुनः स्वीकार करना पड़ा। 7 अक्टूबर सन 1748 को यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के समाप्त होने से अमेरिका के कई प्रदेशों का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे समय में जब युद्ध जैसे संकट के बादल छाए हुए थे, बेंजामिन की देश की प्रति सुरक्षा तथा जन कल्याण की भावना को बहुत सराहा गया। उनकी फौज तैयार करने की नीति भी कामयाब रही। ऐसा करके उन्होंने एक सच्चे देशभक्त होने का सबूत दिया था। बेंजामिन को शहर के गणमान्य लोगों, प्रतिष्ठित हस्तियों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा खूब प्रशंसा मिली, जिससे उनका सम्मान और भी बढ़ गया। बेंजामिन की गिनती अब फिलाडेल्फिया के मुख्य नागरिकों में होने लगी थी। सामाजिक कार्यों में योगदान। बेंजामिन के हर कार्य में लोक कल्याण की भावना छिपी रहती। सन 1743 में जब उनका पुत्र विलियम 13 वर्ष का हो गया तो बेंजामिन ने उसकी शिक्षा के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। वे उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। उनका सपना था कि विलियम एक नेक और आदर्शवादी इंसान बने। उन दिनों फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क में शिक्षा के साधन का अभाव था। बेंजामिन ने फिलाडेल्फिया में एक स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न भी किया, किंतु यूरोप के युद्ध के कारण वे इस योजना में सफल न हो सके।
उस समय उनका विचार केवल एक सपना बनकर रह गया, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। पेंसिल्वेनिया में प्रथम स्कूल। उनके मन में स्कूल खोलने का विचार अभी भी चल ही रहा था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो बेंजामिन ने एक बार पुनः स्कूल खोलने का प्रस्ताव सबके सामने रखा। उन्होंने सबसे पहले जंटो क्लब में इसके बारे में चर्चा की। उसके पश्चात उन्हें अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। वे सब बेंजामिन का हृदय से आदर करते थे। उन्होंने इस योजना को कार्यरूप देने के लिए एक इश्तहार छपवाया और उसे अपने सभी ग्राहकों तथा शहर भर के लोगों में बंटवा दिया। जिसने भी बेंजामिन की इस योजना के बारे में पढ़ा अथवा सुना, उसे यह पसंद आई। उनके इस विषय को लेकर सरकार के साथ कुछ मतभेद भी हुए, किंतु बाद में सब कुशल हो गया और उन्हें स्कूल खोलने के लिए स्वीकृति मिल गई। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी क्षमता अनुसार पैसे देने शुरू कर दिए और देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके पास 5,000 पाउंड की राशि एकत्र हो गई। स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। एक वर्ष समाप्त होने के भीतर ही स्कूल स्थापित हो गया। प्रथम वर्ष के दौरान उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। अगले वर्ष वह स्थान छोटा पड़ने लगा तो एक अन्य इमारत की व्यवस्था की गई। कुछ समय पूर्व बेंजामिन ने व्हाइटफील्ड के व्याख्यान के लिए जो भवन बनवाया था, उसे भी स्कूल के काम के लिए प्रयुक्त किया गया। बेंजामिन तो पहले से ही इस भवन के ट्रस्टी थे, अतः इस पर किसी भी कारण विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ। धीरे धीरे स्कूल में विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाने लगा। सन 1779 में इस स्कूल का नाम पेंसिल्वेनिया स्कूल रखा गया। उस समय इस स्कूल की गिनती शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में की जाती थी। अस्पताल का निर्माण। बेंजामिन की स्कूल खोलने की अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। उन्हें अब यह संतुष्ट थी कि शहर के युवाओं को अशिक्षित नहीं रहना पड़ेगा। सन 1736 में बेंजामिन के बेटे की उचित उपचार के अभाव में मृत्यु हुई थी। तभी से बेंजामिन के मन में एक अस्पताल का निर्माण करने के विचार आ रहे थे। इतने सालों तक वहाँ ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहाँ किसी रोगी का उचित तरीके से उपचार किया जा सके। बाहर से आने वाले रोगियों को भी शहर से बाहर पड़े खाली खंडहरों में रहना पड़ता था। उन्हें इस कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इससे न केवल रोगियों को बल्कि शहर की जनता को भी तकलीफ होती थी। उस समय डॉक्टर थॉमस बॉन्ड बेंजामिन के करीबी मित्र थे। वे बेंजामिन के पुस्तकालय के सदस्य भी थे और उन्होंने बेंजामिन द्वारा स्थापित अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी बनाने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। डॉक्टर बॉन्ड ने अपनी ओर से शहर में अस्पताल खोलने के कई प्रयत्न किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने बेंजामिन से इस बारे में विचार विमर्श किया और अपनी योजना उन्हें बताई। देखते ही देखते अस्पताल खोलने की पूरी योजना बना ली गई। बेंजामिन स्वयं चाहते थे कि शहर में स्कूल खुल जाने के साथ साथ एक अस्पताल होना भी आवश्यक है। सरकारी अधिकारियों, राज्यसभा के सदस्यों तथा शहरवासियों की मदद से अस्पताल के लिए एक इमारत बनाने की मंजूरी मिल गई। सन 1751 में इसका कार्य आरंभ हो गया। हालांकि इसमें भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे, किंतु बेंजामिन हर प्रकार की मुश्किलों पर विजय पाना सीख गए थे, अतः उनका यह सपना भी पूरा होने लगा। एक वर्ष के पश्चात अस्पताल की इमारत बनकर तैयार हो गई। इसके बनने में लगभग 4,000 पाउंड की राशि खर्च हुई। आज यह अस्पताल मात्र एक अस्पताल न होकर एक विश्व प्रसिद्ध अस्पताल है जो सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसी अस्पताल के प्रांगण में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, जो आज के विश्व प्रसिद्ध कॉलेजों में गिना जाता है। स्कूल और अस्पताल के पश्चात शहर में एक चर्च की स्थापना की गई। इसमें भी बेंजामिन ने अपना
अपना अमूल्य योगदान दिया और अपनी ओर से ढेर सारी राशि बतौर इसके निर्माण कार्य में लगाई। बेंजामिन द्वारा जन सेवाओं का दौर चलता रहा और शहर में एक के बाद एक करके बहुत से लोक कल्याण संबंधी कार्य होते रहे, जिनका विवरण देना कठिन है। सड़कों को पक्का बनवाया गया, कच्चे रास्तों पर पक्के फर्श बनवाए गए ताकि घरों के अंदर धूल मिट्टी न आ सके। बेंजामिन ने बाग बगीचों के निर्माण कार्य में भी बहुत योगदान दिया। एलो विलो नाम का खूबसूरत पेड़ भी बेंजामिन के कारण ही अमेरिका में आया। यह पेड़ टोकरियां बनाने के काम आता है। इसके पीछे भी एक कहानी छिपी है कि उस समय विदेशों से आए कुछ सामान से भरी टोकरियां पानी पड़ने से गीली हो गई थीं। बेंजामिन ने देखा कि एक टोकरी में से नन्हे नन्हे पौधों के अंकुर फूटने लगे थे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए उन पौधों को फिलाडेल्फिया में एक स्थान पर लगवा दिया। जब वे बड़े होने लगे तो सबको बहुत अच्छे लगने लगे। एलोविलो की तरह ही झाड़ू बनाने का एक पेड़ भी बेंजामिन की सूझबूझ के कारण शहर में आया। अब व्यक्तिगत कार्य करते हुए बेंजामिन लोगों के जीवन पर अपनी गहरी छाप छोड़ते जा रहे थे। उनके कार्यों को देखकर लोग उनकी खूब सराहना किया करते थे। यह जीवन का नियम है कि आप जिस भी चीज़ के लिए निमित्त बनते हैं वह आपके जीवन में भी प्रकट होती है, वह आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाती है। बेंजामिन लोगों की खुशी और उनकी सुविधाओं के लिए निमित्त बन रहे थे, इसलिए उनके जीवन में भी भरपूर आनंद था। जो लोग दूसरों का उपचार करते हैं उनका स्वयं का उपचार भी हो जाता है। जो लोग पैसा दान देते हैं उन्हें बदले में कुदरत से कई गुना पैसा मिल जाता है। जब आप दूसरों की चेतना को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो आपकी चेतना भी बढ़ जाती है। जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या लेते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप जीवन को क्या देते हैं। प्रेम देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। पैसा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पैसा कई गुना होकर आपके जीवन में लौट कर आएगा। बेंजामिन का ध्यान तो हमेशा लोगों को अपनी सेवाएं देने पर ही केंद्रित रहता था। उनका संपूर्ण जीवन ही लोकहित के लिए समर्पित था। लोकहितों में व्यस्त होने के बावजूद बेंजामिन समय समय पर अपने परिवार से संपर्क स्थापित किए हुए थे। उनके परिवारीजनों को उनके हर कार्य का आभास रहता था। यह सब उनके माता पिता और भाई बहनों के आशीर्वाद व शुभकामनाओं का ही परिणाम था कि आज बेंजामिन इस मुकाम पर थे कि उनके पिता जोसाया के देहांत के पश्चात उनकी मां अबिया भी बहुत कमज़ोर हो चली थीं। लंबी बीमारी के कारण सन 1752 में 18 मई को उनकी मां इस दुनिया से चल बसीं। उनका पार्थिव शरीर बोस्टन में उनके पति जोसाया फ्रैंकलिन के साथ ही दफनाया गया। डाक विभाग में नियुक्ति। यूरोप में युद्ध समाप्ति के पश्चात पेंसिल्वेनिया के निवासियों को भी थोड़ी राहत मिली। युद्ध के समय मंडरा रहे खतरों से निपटने के लिए बेंजामिन ने स्थानीय निवासियों तथा सरकार के साथ मिलकर जिस प्रकार के इंतजाम किए थे वे वास्तव में तारीफ के काबिल थे। धीरे धीरे माहौल भी सामान्य होने लगा था। बेंजामिन अपने व्यवसाय से भी अवकाश ले चुके थे, किंतु उनके पास अक्सर लोगों का तांता लगा रहता था। लोग किसी न किसी समस्या के लिए बेंजामिन से मदद मांगने आते रहते थे। बेंजामिन ने निर्णय लिया कि अब वे किसी भी दबाव के कारण कोई नौकरी नहीं करेंगे, किंतु वे ऐसा न कर सके। बहुत शीघ्र उन्हें सरकार की ओर से एक ऐसे सरकारी पद के लिए प्रस्ताव आया जो उच्च श्रेणी से संबंध रखता था। वे पोस्ट ऑफिस में बतौर उप महाअधीक्षक के पद पर पहले से ही कार्यरत थे। उन्हें इस पद पर बने हुए लगभग 15 वर्ष पूरे हो चुके थे। सन 1753 में
अमेरिका के डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल की मृत्यु के पश्चात सरकार द्वारा बेंजामिन को उनका स्थान दे दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पद था। बेंजामिन के साथ एक अन्य इंसान जिनका नाम विलियम हंटर था, उसे भी यह पद प्रदान किया गया। डाक विभाग में डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल का पद ग्रहण करने के समय अमेरिका के डाक विभाग का यह हाल था कि अमेरिकी सरकार को पोस्ट ऑफिसों द्वारा कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। बेंजामिन और विलियम हंटर ने इस बात पर अपनी सहमति दी थी कि वे अवश्य ही ऐसे कार्य करने का प्रयत्न करेंगे जिससे सरकार को थोड़ा बहुत लाभ होना शुरू हो जाए। उस दौरान अमेरिका के डाक विभाग में बहुत सी त्रुटियां थीं। बेंजामिन ने उन सारी त्रुटियों को समझ लिया और उन्हें दूर करने के लिए सटीक योजना बनाने लगे। उनमें से कुछ सुधारों पर तो बहुत अधिक खर्च होने की संभावना थी। इसके फलस्वरूप अगले 4 वर्षों के दौरान उनके कार्यालय पर 900 पाउंड का कर्ज हो गया था। लेकिन बेंजामिन ने अपनी सूझबूझ से अनेक सुधार किए, जिसके कारण कुछ ही समय में वह कर्ज भी चुकता कर दिया गया और धीरे धीरे उन्हें लाभ भी होने लगा। बेंजामिन की नियुक्ति से पूर्व अक्सर लोग समाचार पत्र बिना पैसे दिए ले जाया करते थे। बेंजामिन ने आते ही इसे रोका और इस पोस्ट पर टैक्स लगाया। जो डाक 15 दिनों में एक बार जाया करती थी, उसे 7 दिनों बाद भेजा जाने लगा। उन्होंने डाक विभाग की दरों में भी बहुत कमी की, जिससे से अधिक संख्या में लोगों ने डाक विभाग की सेवाएं लेनी शुरू कर दी। डाक विभाग में किए गए सुधारों से देश को बहुत फायदा हुआ। इस प्रकार डाक विभाग में नियुक्त होने के पश्चात बेंजामिन ने डिप्टी पोस्टमास्टर के पद पर रहते हुए देश सेवा के भाव से ही कार्य किया। थैंक यू।